Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Dr. Benjamin Hardy. और हम हैं पेज नंबर 55 पे. Now, a famous historian, Will and Ariel Durant, की बात लिखते हुए ये बुक प्रूव करना चाहती है कि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर हम बेटर होते जाते हैं, सक्सेसफुल होते जाते हैं, हम लेस फोकस हो जाते हैं, लेस कमिटेड हो जाते हैं और हम अपने बड़े फ्यूचर को कम देखते हैं. एक पढ़ूँ तो लिखा है दे गेट स्टक इन शॉर्ट टर्म डोपामाइन लूप. डोपामाइन एक केमिकल है जिससे आपको बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है, आप सक्सेसफुल हुए, आपको अच्छा लगा और फिर आप डीफोकस हो गए. हमारे एक्शन, हमारे बिहेवियर ये बिना किसी बात के हमें लीड करते हैं एक ऐसे समय के लिए जो ठीक नहीं है, क्योंकि हम सक्सेस हो गए हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं. क्योंकि सिद्धांत कहता है यू रीप व्हाट यू सो. जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं. तो पहले आपने मेहनत की, आप सफल हुए, अब आप कंप्लेसेंट हो गए हैं, तो आप नीचे चलते चले जाते हैं. द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में विल एंड एरियल लिखते हैं. वो ये लिखते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन के 3 स्टेजेस हैं: हंटिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. हंटिंग वो स्टेज जब हम जंगलों में थे, हम सिर्फ अपने सर्वाइवल की बात करते थे, सारा फोकस अपने खुद पर था, अपने आप को बचाने में, अपने खाने पे. ये समय बहुत ब्रूटल था, बार्बरिक था, बहुत ही कॉम्पिटिटिव था. फिर हम एक एग्रीकल्चर स्टेज पे आए जिस वक्त हमारा फोकस हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमने जल्दी शादियां की, जल्दी बच्चे पैदा किए ताकि वो हमारे खेतों में काम कर सकें. डिवोर्स नहीं होते थे, कॉम्पिटिटिव था ये समय भी बहुत भी, लेकिन यहाँ पे आपस में किसान कोलैबोरेशंस करते थे, बार्टर करते थे, ट्रेड करते थे. फिर तीसरी स्टेज आई जो कि इंडस्ट्रियल स्टेज थी. अब इसके अंदर ग्रुप पे फोकस था. सोसाइटी ग्रो हुई, टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, लोगों ने गांव छोड़ के खेत छोड़ के शहरों में आना चालू कर दिया, शादियों की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, लोग थोड़े बच्चे करने लग गए. गवर्नमेंट, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, इसने धर्म का स्थान ले लिया. और ड्यूरैंट कहते हैं यहीं से ह्यूमन सिविलाइजेशन का डाउनफॉल शुरू हुआ. हम एक सोसाइटी के अंदर जीते थे, तो हर इंडिविजुअल मेंबर को एक मॉरल कोड को के हिसाब से जीना पड़ता था. ग्रुप के इंटरेस्ट को देखना पड़ता था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम देखा जाता था. ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम इंसानों के अंदर इंडिविजुअलिस्टिक जो एवोल्यूशन थी वो अंदर तक, गहराई तक बढ़ी हुई थी. अब रिलीजन नहीं था जो कि लाइफ को एक मीनिंग देता था, एक मॉरल कोड देता था. लोगों के पास में अब कोई रीज़न नहीं था कि मैं ये काम ग्रुप के लिए क्यों करूं. अब यहाँ रिलीजन नहीं था, तो धीरे धीरे कम्युनिज्म फैलना शुरू हो गया. जैसे जैसे कम्युनिज्म बढ़ा, वैसे वैसे फ्रीडम और प्रोग्रेस कम होती चली गई. हिस्टोरियन ड्यूरैंट के हिसाब से हम मनुष्य जो हैं वो हमारे में एक इनक्वालिटी, मीन्स कोई छोटा होगा, बड़ा होगा, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, एक प्रकृति है, एक सोसाइटी है. और कम्युनिज्म क्या है, जो कि फोर्स करता है इक्वालिटी को. वहाँ पे फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, एनाटॉमी ख़त्म हो जाती है. अब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, फ्री विल नहीं है. ऐसे के अंदर सोसाइटी क्रम्बल करती है. एक स्टडी जो ड्यूरैंट ने लिखी है उसके बारे में बता के क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है बुक, कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो करी और इंडस्ट्रियल एज के अंदर आई तो बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन वहीं से उसका पतन शुरू हुआ. उनका बिलीव है ड्यूरैंट का कि अमेरिका, जो कि आज के दिन वर्ल्ड की सुपर पावर है, इवेंचुअली ये भी इसी रीज़न से, जैसे कि पहले एम्पायर्स फेल हो गई, फेल हो जाएगी. अलग अलग एग्जाम्पल के अंदर ये बुक हमें बताती है कि सफलता को हैंडल करना मुश्किल है, लोगों के लिए, टीम के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और देश के लिए भी. सफल होना एक चीज़ है, लेकिन सफल होने के बाद में उस सफलता को और बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है. जैसे ही चीज़ें अच्छी होने लगती हैं हम ढीले हो जाते हैं. वे चीज़ें आपको मैटर नहीं करती, लेकिन ये मैटर क्यों है, ये इतनी कॉन्वर्जेशन क्यों की जा रही है, कि अगर आप अभी से अपने फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य जो आपका है उसके प्रति क्लियर हो जाएं और स्पेसिफिकली फ्यूचर की तरफ आप इन्वेस्ट करें अपना टाइम, पैसा, एनर्जी,
तो आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत ही इनक्रेडिबली सफल होगा। आप एक्सपीरियंस करेंगे इस नॉलेज का कंपाउंड इफेक्ट स्किल, मनी, रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप सफल होंगे, आप लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपीरियंस करेंगे। जो पहले सिंपल था ग्रो होना, वो उतना सिंपल नहीं रहेगा। तो ये फॉल है, जो ये कोलैप्स है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में नहीं आए, तो आपके बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए कि हर बार जब आप एक आगे सफल हो रहे हैं, तो अब आगे क्या। जो हमने पूरा इस चैप्टर में पढ़ा कि हम अगर सफल हो के नीचे गिरना नहीं चाहते हैं, तो हमें क्लैरिटी चाहिए हर सक्सीडिंग स्टेज के साथ में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, छोटे छोटे गोल्स के अंदर हम उलझ जाएंगे। और रियल में मैटर करता है उसके प्रति हमारी क्लैरिटी नहीं होगी, हम इंटरनली डिवाइड हो जाएंगे। जैसा कि बाइबल लिखती है कि एक डबल माइंडेड व्यक्ति जो है वो हमेशा अनस्टेबल होता है अपने हर काम के अंदर। तो ये सक्सेस को ना पहचान पाना और उसे ना एक्सपैंड कर पाना और कंप्लेसेंट हो जाना एक फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो इसके साथ में हमने ये 7 थ्रेट पूरे किए। आपका भविष्य किसी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है जो चेंज नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर आपके पास में अनगिनत डायरेक्शंस हैं जिसमें आपकी लाइफ जा सकती है, और उस पर डिपेंड करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल के अंदर आप कुछ और बनेंगे। अपने आप को प्रश्न ये पूछना है कि मेरा फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर इंसान के लिए कि वो अपने आप को ये पूछे। ये जो 7 थ्रेट्स राइटर कहता है हमने इस बुक के अंदर कवर किए हैं, अगर आप इनको चेक नहीं करेंगे तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, उतना कि आप में पोटेंशियल है, उतना ग्रो नहीं करेगा। और ये अगर आपको फ्री 7 थ्रेट चेकलिस्ट चाहिए तो आप गूगल करें फ्यूचर सेल्फ futureself.com_threat, और वहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी जो डिटरमिन करेगी कि आपको कौन सा थ्रेट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अब थ्रेट जानने के बाद में हम जानेंगे कि हमारा 7 कोर ट्रुथ क्या है हमारे भविष्य के बारे के अंदर, और उससे हमें पूरी नॉलेज मिलेगी। हम इक्विप हो जाएंगे कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को खुद क्रिएट कर सकें, डिक्टेट कर सकें। हमारे पास पावर होगी कि हम अपनी लाइफ के अंदर हम अपने जो भी अभी दिख रहा है उसके बियॉन्ड, उसके बड़ा ज़्यादा क्रिएट कर सकें। तो जो पार्ट 2 यहाँ से बुक का शुरू होता है और उसमें फ्यूचर सेल्फ के 7 ट्रूथ्स हैं। पर पहले जो हमने 7 थ्रेड्स किए, प्लीज़ उसको अच्छे से स्टडी करें, देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप पे एप्लीकेबल हो रही हैं। अगर आप मुझे देखें मेरे ऊपर, एक तो मैं सक्सेस के साथ में कंप्लेसेंट हो गई, साथ में अर्जेंट बैटल्स के अंदर इन्वॉल्व हुई। आप अपना निकालें तो आई हैव टेकन इट ऑन दैट आई विल नॉट, अपने आप को नहीं मैं इसमें उलझाऊंगी। तो जो 7 ट्रूथ है उनके मैं हेडर्स पढ़ देती हूँ। योर फ्यूचर ड्राइव्स योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर सेल्फ इज़ डिफरेंट देन यू एक्सपेक्ट, योर फ्यूचर सेल्फ इज़ द पाइट पाइपर, द मोर विविड एंड डिटेल्ड योर फ्यूचर सेल्फ द फास्टर यू विल प्रोग्रेस, फेलिंग as your future self is better than succeeding as your current self. Success is achieved by being true to your future self, nothing else. Your view of God impacts your future self. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, 7 ट्रूथ अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ। यहाँ पे विक्टर फ्रैंकलिन के लिखे हुए वर्ड हैं कि एक इंसान को क्या चाहिए। एक इंसान को ऐसा नहीं है कि उसको टेंशन लेस अवस्था चाहिए, उसे चाहिए एक अच्छे वर्थवाइल उद्देश्य के लिए स्ट्रगल, स्ट्राइविंग और फ्रीली चोजन होना चाहिए ये गोल और ये काम। उसे क्या चाहिए, एक पोटेंशियल मीनिंग, जिंदगी जीने का कोई कारण जो उसे फुलफिल करे। टेंशन लेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल फिलीपींस देश को लेके दिया गया, मैं उसको शॉर्ट में आपको सुना देती हूँ। फर्डिनेंड मार्कोस वहाँ के एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने झूठ बोल के प्रेसिडेंटशिप ली और फिर बहुत सारे फ्रॉड करके बहुत पैसा
अपने अंदर किया। उन अपनी वाइफ के साथ, एमेल्डा के साथ में बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी, की वजह से उनके देश को बहुत ही नुकसान हुआ। दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन जिसे लोग प्यार से निनॉय बोलते थे, वो 1955 के अंदर मेयर इलेक्ट हुए जब वो सिर्फ 23 ईयर्स के थे, और फिर पॉलिटिकली ग्रो करे, और 1968 में वो सेनेटर बने और उन्होंने फर्स्ट टाइम निनॉय को एक्यूज़ किया कि वो करप्ट हैं। निनॉय की फॉलोइंग बढ़ती गई और 1971 में वो मार्कोस के अगेंस्ट खड़े हुए फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। उनका वाई स्ट्रॉन्ग था, वो फिलीपींस को एक डेमोक्रेसी, एक आज़ाद देश की तरह देखते थे, मॉरल लॉज अच्छे थे, अच्छी लीडरशिप थी। इसमें बुक में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिसके अंदर जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे मार्कोस, जो करप्ट थे, उन्होंने उन्हें रोकने के लिए बहुत कुछ किया और निनॉय को अरेस्ट करके उसे डेथ सेंटेंस दी। नॉय जेल के अंदर रहे बहुत साल, बहुत बीमार हुए। उस बीमारी के अंदर उनको परमिशन मिली कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में अपना इलाज करा सकें। जब निनॉय, और लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो मार्कोस को के लिए कोई भी गलत बात नहीं करेंगे। निनॉय वहाँ जाके ठीक हुए। उन्होंने कहा अ पैक्ट विद द लेवल डेविल इज़ नो पैक्ट एट ऑल, यानी मैं इस जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मार्कोस के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, मैं इसको नहीं रखूँगा। लंदन में रहते हुए उन्होंने अपने देश के लिए काफ़ी बातें की, उन्होंने बुक्स लिखी, नेशन वाइज लेक्चर्स दिए। 1983 में उन्हें पता लगा कि पॉलिटिकल सिचुएशन फिलीपींस में और भी बेकार होती चली जा रही है, मार्कोस की हेल्थ ठीक नहीं है, तो उनको ऐसे लगा कि उनको अपने देश जाना चाहिए और वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, इससे पहले कि एक्सट्रीमिस्ट उस देश को कब्ज़ा कर लें। निनॉय को ये पता था कि अगर वो फिलीपींस गया तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस फिलीपींस में निनॉय को लेके लैंड करने को तैयार नहीं थी। वो छोटी-छोटी फ़्लाइट से अलग-अलग ढंग से ट्रैवल करते हुए उन्होंने निनॉय फिलीपींस में जब लैंड करे, तो उन्हें अपनी ये मालूम था कि उन्हें मार दिया जाएगा। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और जिस जर्नलिस्ट को अपने साथ लेके गए थे उसको ये बोला कि सब चीज़ बहुत जल्दी से होगा, 2-3 मिनट के अंदर ही जब मैं मारा जाऊँगा तो तुम उसको फ़ोटो से ज़रूर लेना हैंड कैमरे के साथ में। जैसे ही प्लेन लैंड किया, वहाँ पर निनॉय स्टेयरकेस पे आए थे, उसी वक्त उनको गोली मार दी गई। निनॉय की वाइफ कोरी ने इस समय डिसाइड किया कि मैं एक डिसीज़न लेना उनके लिए ज़रूरी था। यहाँ पे ड्यूरेंट लिखते हैं, एक एवरेज आम व्यक्ति की शक्ति, एबिलिटी डबल हो जाती है अगर सिचुएशन डिमांड करती है। कोरी ने कमिट करा कि वो मार्कोस रोज़ैम को ओवरथ्रो करेंगी और फिलीपींस के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आएंगी। एक हाउसवाइफ उस समय फिगर हेड बनी एक एंटी मार्कोस मूवमेंट के लिए। उसने हर कोशिश की, कोरी ना जीत पाए, लेकिन 1986 के अंदर उसने इलेक्शंस में भी फोर्जरी की और खुद जीता। सभी ग्लोबल लीडर्स ने दुनिया के कोरी के प्रति अपना सपोर्ट दिखाया और फिर फिलीपींस के मिलिट्री जनरल्स, उन्होंने भी कोरी को सपोर्ट दी और वो मार्कोस गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए। 3 दिन के पीसफुल मास प्रोटेस्ट के बाद में, जिसे कि फिलीपींस के लोग कहते हैं पावर पीपल रेवोल्यूशन, कोरी 11th प्रेसिडेंट फिलीपींस की बनी ऑन February 25, 1986 को, और वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इन ऑल ओवर एशिया। उसी दिन मार्कोस और उसकी वाइफ एमेल्डा फ्लाइट से फिलीपीन छोड़कर भाग गए और बुक में एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया जिसके अंदर बहुत बड़ी संपदा वो वहाँ से लेके गए, जहाँ हवाई में वो 3 साल रहे, बहुत पार्टीज करते हुए लग्जूरियस लाइफ उन्होंने जी। एंड एज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1986 टू 1992, कोरी ने अपने देश को एक नया रूप दिया, प्रेसिडेंसी की पावर्स को लिमिटेड कर दिया, कांग्रेस को रीएस्टैब्लिश करा, प्रीवियस डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी उसके स्ट्रक्चर को ख़त्म किया, दोबारा से फॉरेन ट्रस्ट को एस्टैब्लिश किया, रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया। जब उनकी टर्म ख़त्म हुई तो वापस से अपनी सिविलियन लाइफ के अंदर आ गए। उनके नाम के बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं, बहुत सारे पब्लिक लैंडमार्क है थ्रू आउट फिलीपींस। शी इज़ नोन एज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बुक के अंदर हमें क्यों बता रहा है कि हमारा फ्यूचर कहाँ होगा,
आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, प्रश्न ये उठता है कि हु विल योर फ्यूचर बी। कोरी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक हाउसवाइफ थी, कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगी। हम चेंज होंगे, हमारी ज़िंदगी के इवेंट चेंज होंगे, हमारा उम्र में बढ़ना हमें चेंज करेगा। लर्निंग, रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस, सक्सेस, फेलियर सब हमें बदलते हैं। जब आप ये 7 ट्रुथ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे इक्विप हो जाएंगे, तो आप ज़िंदगी के अंदर जो भी चेंजेस और एक्सपीरियंस हो करेंगे उसे आप बेटर हैंडल कर पाएंगे। में ये स्किल भी आएगा कि आप चूज़ कर सकें, क्रिएट कर सकें प्रोएक्टिव चेंज अपने लिए और दूसरों के लिए। कल ऑफिस में मेरे बेटे से मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। ये बुक पढ़ रही थी और मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूरी चैतन्य थी। अगर मैं अपने ओल्ड सेल्फ में होती तो झगड़ा बहुत बढ़ता, लेकिन मैं अपने फ्यूचर की जब बिगर पिक्चर को देख रही थी तो मुझे ये मालूम था कि जिस बिज़नेस को हम दोबारा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इकट्ठे होकर दोनों का काम करना ज़रूरी है। तो मैं अगर क्षणिक ये अपनी प्रभुता दिखाने की कोशिश करूं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो और आर्ग्यूमेंट होता। आई केप्ट क्वाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत को गलत कर रही हूँ या सही को सही नहीं बोल रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप फ्यूचर के प्रति फोकस होते हैं तो बहुत सारी इमीडिएट चीज़ों को आप इग्नोर करते हो और आप आगे को बढ़ते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर द राइटर ऑफ दिस बुक टू मेकिंग मी अवेयर ऑफ इट। आप कितने चैतन्य हो रहे हैं अपने भविष्य के बारे में ज़रूर मुझसे शेयर करें। अपनी फैमिली को, अपने लोगों को इन ऑडियो वीडियोस को भेजें। Please subscribe the channel, like the channel, and thank you so much for being in my life. Thank you so much.